हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही प्रकार से होंगे और घर पर रहकर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों को अपनी अलग अलग वीडियो बनाकर भेज रहा हूं लगातार। और आज मैं बीकॉम फाइनल ईयर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन कराने जा रहा हूं। कुछ स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट की एमसीक्यू का रिवीजन करा दीजिए, तो इस टॉपिक को आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। और स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट कोष प्रवाह विवरण आपकी बीकॉम फाइनल की मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है और इसका क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी आता है। और चूंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपके पेपर एमसीक्यू में होने जा रहे हैं, तो इसके एमसीक्यू के क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर में इसके 5 से 7 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे मिलेंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक का आप अच्छी प्रकार से अध्ययन करते रहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट। टुडे आवर टॉपिक is fund flow statement. First, what is the meaning of fund flow statement? Here is given on your screen. Fund flow analysis is an important technique of analysis and interpretation of financial treatments of a business कंसर्न। निश्चित रूप से जब हम किसी व्यवसाय की बात करते हैं, उस व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी जो होता है वो होता है फंड वी कैन से इन अदर सेंस फंड रिलेटेड टू मनी। निश्चित रूप से इस टॉपिक के अंतर्गत हम अपने फंड के फ्लो के बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 वर्ड्स आर इन्वॉल्व इन फंड्स एंड फ्लो। फंड्स एंड फ्लो मीन्स बहाव। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें यह देखना होता है कि एक साल के अंदर में एक बिजनेस के अंतर्गत उसके फंड्स का बहाव कहां कहां पर रहा है। हियर इज गिवन सम डेफिनेशंस। नंबर फर्स्ट इज a statement of source and application. A statement of source and application of fund is a technical device designed to analyze the change in the financial condition of a business enterprises between two dates. तो स्पष्ट है यहाँ इस डेफिनेशन से, निश्चित रूप से एक फंड के सोर्सेस और एप्लीकेशन, कहां से वे फंड हमें प्राप्त हुए और कहां उनका प्रयोग हुआ है। निश्चित रूप से एक बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा एक साल के अंत में कि जो फंड शुरू में थे और लास्ट तक वो फंड हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं और कहां हम उनका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक यहां पर बनाया जाता है स्टेटमेंट शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम आपको ये बताएंगे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हमारी वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या क्या चेंज होने जा रहे हैं और क्या इनसे हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है और या वर्किंग कैपिटल कम हो रही है। बट बिफोर स्टेटमेंट, हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? इन सिंपल वर्ड वी कैन से वर्किंग कैपिटल मीन्स कैपिटल इन्वॉल्व इन बिजनेस में वह कैपिटल जिससे हमारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा हमारा बिजनेस लगातार चल रहा है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। तो आप देखिए इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो है पहला कॉलम गिवन
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कॉलम दिया गया है पहला, यहाँ पर आपके सामने इस ये कॉलम की यदि हम बात करें तो इस कॉलम में हमारे सामने ये सबसे पहला कॉलम आप देख रहे हैं पर्टिकुलर का दिया गया है। दूसरे कॉलम की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग बैलेंस के रूप में दिया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर करंट ईयर की पोजीशन दी गई है और फिर दिया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज। और इसमें यदि हम बात करें वर्किंग कैपिटल की तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पर आपके सामने पहले करंट एसेट, हमें वी नो वेरी वेल दैट इन ए बैलेंस शीट गिवन इन एसेट साइड करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। यदि हम करंट और फिक्स की बात करें तो दीज एसेट्स आर करंट। नंबर फर्स्ट ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिसेबल, डेटर्स, रिसेबल्स, accrued income, prepaid expenses and other current assets. These are all current assets. ये सभी हमारी करंट एसेट्स हमारे सामने दी गई हैं जो आपने देखा। करंट एसेट्स में हमें देखना होगा कि करंट ईयर के शुरू में क्या थी और करंट ईयर के लास्ट में, या ये कहिए कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट में अगर ये करंट एसेट इफ दीज करंट एसेट आर इंक्रीज, यदि ये बढ़ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड शुरू में 100 रुपये था और बाद में 120 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। लेकिन जस्ट लाइक ए कैश एट बैंक शुरू में 100 रुपये था, बाद में 70 रुपये रह गया, तो ये डिक्रीज में आएगा। तो कोई भी करंट एसेट्स यदि हमारी साल में बढ़ रही है तो बढ़ी हुई इंक्रीज में और घटी हुई डिक्रीज में आएगी। और इधर हम टोटल इस पूरी लाइन का टोटल यहाँ पर करेंगे और इधर करंट ईयर का टोटल हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब इसे आगे देखते हैं, हम इसकी लाइन को इरेज कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, इसको भी इरेज करते हैं। और आगे इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब आगे देखते हैं करंट लायबिलिटी। इसे इधर यहाँ पर अब आप देखेंगे कि करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी भी आप देख रहे हैं। करंट लायबिलिटी हमारे पास जो आ रही हैं, करंट लायबिलिटी में भी यही हम देखेंगे कि कौन कौन सी करंट लायबिलिटी हमारे पास है। तो करंट लायबिलिटी में भी आपके सामने जो करंट हमारे पास है, सबसे पहले करंट लायबिलिटी के में यदि देखें तो आपके सामने सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और अदर करंट लायबिलिटी। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को जानने से पहले सबसे पहले ये भी आप लोगों का बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये भी इसमें जानें कि हमारे कौन कौन सी करंट एसेट्स है और कौन कौन सी करंट एसेट्स नहीं है। और उसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि करंट लायबिलिटी कौन सी है और करंट एसेट्स, फिक्स लायबिलिटी कौन सी है और करंट लायबिलिटी कौन सी है। तो जब इन दोनों के डिफरेंस ध्यान रखिए, करंट एसेट्स यदि हमारे पास शुरू में कम है बाद में बढ़ रही है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल में। लेकिन लायबिलिटी में यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से इसका अपोजिट होगा। यदि हमारी लायबिलिटी घट रही है तो इसका मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है। तो इसमें अगर लायबिलिटी घट रही है तो इंक्रीज में आ रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो डिक्रीज में आएगी।
तो इसके बाद आप देखें करंट एसेट्स का यहाँ हम शो कर रहा हूँ मैं आपके सामने। यहाँ आप सबसे पहले करंट एसेट्स का टोटल यहाँ लेंगे, फिर करंट लायबिलिटी का नीचे लेंगे और उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर का, उसी प्रकार से करंट ईयर का। अब इन दोनों को आप डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करके निकाला जाएगा कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। उसी प्रकार से वर्किंग कैपिटल में इधर भी आप देखें टोटल इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर लिख सकते हैं, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दोनों का। और फिर इसके आधार पर हम निकाल देते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल में हमारी वृद्धि हुई है या कमी हुई है। आइए इसके बाद जैसे ही हम इसको देखते हैं, जैसे ही हम इसको करते हैं तो इसके बाद हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आपके लिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आप समझ चुके होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या ये चालू वर्ष में बढ़ी है घटी है, और हमारे सोर्स ऑफ एप्लीकेशन एंड सोर्स ऑफ फंड में क्या चेंज हुआ है। आइए इससे रिलेटेड, और स्टूडेंट्स ये मैंने आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया, पहला पूरा टॉपिक मैंने कराया हुआ और मेरी पहली इसकी फुल एक वीडियो बनी हुई है, वो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए अब इसमें देखते हैं आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हियर इज द सम। यहां हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने जा रहे हैं और आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, पहला इसमें पूछा गया है इन्वेस्टमेंट कैन बी करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, डी इधर ए एंड बी। तो यहां पे पूछा गया है कि विनियोग हमारी किस प्रकार की संपत्ति है। करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं और करंट और फिक्स दोनों हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये चीज हमारी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी होगी तभी हम बना सकते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो आप ध्यान रखें, सामान्य रूप से इन्वेस्टमेंट हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं तो फिक्स एसेट्स में आते हैं, और अदरवाइज वो करंट में आएंगे। यदि करंट और फिक्स के बीच में कंपैरिजन करा जाता है, अन्यथा इनको इससे भी अलग लिखा जाता है। लेकिन यहाँ के ऑप्शन के आधार पर वी कैन से कि दैट्स इन्वेस्टमेंट में बी करंट एंड फिक्स। करंट और फिक्स ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा ए और बी, यानी कि डी हमारा आंसर है। तो याद रखेंगे डी इज आवर आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट एसेट्स। इनमें से कौन सी नॉन करंट एसेट्स के नाम से जानी जाती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बी आर, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डेबिटर्स। नॉन करंट एसेट्स हम किसको कह सकते हैं, यहां पर हमारे पास पूछा गया है। तो आपको स्टूडेंट इसमें फिर एक बार सोचना होगा कि हमारे किस प्रकार की एसेट्स को हम करंट के नाम से जानते हैं और किसको नहीं। तो यहाँ पे यदि हम कंपैरिजन करें तो बी आर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल तो हमेशा करंट होती है, डेबिटर इज आल्सो करंट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस
इज आल्सो करंट। तो यदि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो भी आप कहेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट चूंकि करंट में भी आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म होने पर, लॉन्ग टर्म होने पर, फिक्स में भी। तो यहां हमारा आंसर रहेगा ए। ये हमारा यहां पर आंसर है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एंड नाउ इज द थर्ड क्वेश्चन, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स ड्यू टू परचेज इज सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, नन ऑफ दीज। यहां पूछा गया है कि इनमें से किसके कारण से हमारी स्थायी इंक्रीज इन फिक्स एसेट, किन कारण से हमारी स्थायी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, या सोर्स ऑफ फंड से हो सकती है, या एप्लीकेशन ऑफ फंड से, या नन ऑफ। निश्चित रूप से एप्लीकेशन ऑफ फंड। जब हम फंड को कहीं खर्च करेंगे और उससे कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उस कारण से फिक्स एसेट्स में हमारी वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ ये कहेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फंड इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट, इसका हमारा आंसर बी होगा, जिसमें हम बी पे निशान लगाएंगे। एंड नाउ इज द क्वेश्चन 4, सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंडिकेट। यदि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं तो चेंज इन करंट एसेट्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड, या सोर्स ऑफ फंड, इनमें से कौन सा होगा। निश्चित रूप से जब हम अपनी एक संपत्ति को बेच रहे हैं, और वो भी कौन सी संपत्ति को, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो निश्चित रूप से इट्स ए टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फंड। तो इसका आंसर हमारा सी माना जाएगा। मैं समझता हूं स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो रही होगी, और निश्चित रूप से इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बनते आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास पूछा जा रहा है, परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल बाय इशू ऑफ डिवेंचर इज। यदि हमने गुडविल को खरीदा डिवेंचर देकर तो एप्लीकेशन ऑफ फंड हुआ, या सोर्स ऑफ फंड हुआ, या नन ऑफ फंड्स हुआ। निश्चित रूप से यहां पर जब हमने गुडविल खरीदी है और उसके बदले डिवेंचर दिया है, तो दैट्स मीन देयर इज नो चेंज ऑफ फंड, सो नो फ्लो ऑफ फंड्स। सी इज अवर आंसर। नाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स फंड एज यूज इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के अर्थ में फंड का क्या अर्थ माना जाता है। कैश से, करंट एसेट से, करंट लायबिलिटी से, या करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से। तो स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान दीजिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी मीन्स फंड। द फंड is used in fund flow statement, current assets minus current liability। तो current assets minus current liability is our answer। तो यहां 6 के डी पर हम ये निशान लगाते हैं। एंड नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, फंड्स ऑफ फ्लो ऑफ फंड टेक प्लेस वेयर कैश इज पेड टू क्रेडिटर्स, कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर, मशीन इज परचेज फॉर कैश। तो दैट्स मीन इट्स ए राइट्स कि फंड्स ऑफ फ्लो टेक्स प्लेस व्हेन मशीन इज परचेज फॉर कैश। तो एक स्थान, तो ये हमारा आंसर यहां पर इस स्थान पर रहेगा नंबर सी। एंड नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और नाउ क्वेश्चन नंबर 8। कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर रिजल्ट इनटू एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, नो चेंज इन फंड्स। Because we know very well that debitor and cash both are current asset, so no flow of funds।
इसके कारण से फंड्स के फ्लो में कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दे, अभी इसको ये आंसर को तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको सही करते हुए जो हमारे पास ये तो अब आगे देखते हैं, सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, नो चेंज ऑफ फंड। तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। यदि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के रूप में हम इसको बेचते हैं तो एक करंट एसेट्स आती है, एक करंट एसेट्स आती है, तो दैट्स मीन देयर इज ए नो चेंज ऑफ फ्लो। तो इसका आप निश्चित रूप से जो आंसर मानेंगे वो आंसर हमारे सामने होगा सी। एंड नाउ इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट treated as a uses of fund? Loss from operation, payment of dividend in cash, redemption of capital in cash, and sale of fixed assets for cash. Sale of fixed assets for cash. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि which of the is not treated as a use of fund? Sale of fixed assets for cash. क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए यूजेस ऑफ फंड? लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, पेमेंट फॉर डिविडेंड इन कैश, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल इन कैश, एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट फॉर कैश। तो यहां पर निश्चित रूप से हमारा आंसर डी होगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट। एंड नाउ इज द सोर्स ऑफ फंड मे बी जनरेटेड बाय transaction between current assets and fixed asset, transaction between current assets and current liability, transaction between the fixed asset and fixed liability, and all of the above. So all of the above is source of fund may be generated. तो स्टूडेंट मैंने आपको फिलहाल ये यहाँ पर इस प्रकार का आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसकी थ्योरी, इसकी डेफिनेशन और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद इसके आपको एमसीक्यू कराई है। और मुझे उम्मीद है ये आपको निश्चित रूप से बेनिफिशियल होगी, इसके क्वेश्चन आपके फायदेमंद होंगे। अतः मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसके क्वेश्चन करके देखते रहिए। और कोई किसी तरह की यदि आपकी इंक्वायरी हो या कोई कंफ्यूजन हो या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपने सुझाव भेजते रहिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू।